हेलो एवरीवन, मैं हेमंत पुरोहित केमिस्ट्री एजुकेटर एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। जो गैसों का अणुगतिक सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये मैक्सवेल द्वारा नाम और बोल्ट्जमैन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो ये सिद्धांत के बारे में आप क्या ले सकते हो कि ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? मैक्सवेल व बोल्ट्जमैन। तो मैक्सवेल व बोल्ट्जमैन द्वारा ये सिद्धांत आपके दिया गया। अब ये सिद्धांत क्या है? तो गैस का अणुगतिक सिद्धांत है, यानी ये गैस के गति के बारे में बताएगा और उसके अणुओं के नेचर के बारे में बताएगा कि गैस के अणु में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपके कैसा प्रश्न आता है इस टॉपिक से? इस टॉपिक से प्रश्न आता है कि गैस के अणुगतिक सिद्धांत के कोई 4 बिंदु बताइए। तो हम इसके गैस के अणुगतिक सिद्धांत के कुछ बिंदुओं को देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम गैसों के अणुगतिक सिद्धांत को। तो देखो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन द्वारा जो सिद्धांत दिया गया इसके कौन कौन से बिंदु हैं, इनको लेते हैं। देखो, तो गैस के अणुगतिक सिद्धांत के निम्न बिंदु है। तो पहला देखो, सबसे पहला बिंदु क्या है? सबसे पहला बिंदु है कि गैस के कणों का आकार, गैस जो है खुद सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है ना। गैस के कणों का आकार क्या है? अत्यंत छोटा होता है। तो क्या लिखेंगे? गैस सूक्ष्म कणों से बनी होती है या सूक्ष्म कणों से निर्मित होती है। पहला पॉइंट आपका, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट कहता है गैस के कणों का आयतन कुल आयतन की तुलना में क्या होगा? नगण्य होगा। तो मैंने क्या, आपको प्रश्न आते हैं सीधा इन पॉइंटों को पूछा जाएगा, इसलिए हम पॉइंट एक एक लिख रहे हैं। तो दूसरा क्या हो गया आपके? गैस के कणों का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। दूसरा पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट, दूसरा कहता है कि गैस के कण क्या करते हैं? पात्र की दीवारों पर दाब डालते हैं। आम देखा होगा, अगर मान लो अपन किसी कोई पात्र है उसको गर्म करके एकदम उसको ठंडा करें तो क्या होगा? वो सिकुड़ जाएगा, पचक जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस हल्की होने के कारण क्या हो जाएगी? जल्दी से बाहर निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? देखो क्या बताएंगे? गैस के जो कण है पात्र की दीवार पर क्या डालते हैं? दाब डालते हैं। तो क्या लिखेंगे? गैस के अणुओं द्वारा पात्र की दीवारों पर दाब डाला जाता है। क्या डाला जाता है? दाब डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है। अब देखो नेक्स्ट, गैस जो है, गैसों के कणों के मध्य टक्कर होती है प्रत्यास्थ। कैसी टक्कर होती है? प्रत्यास्थ टक्कर होती है। इसका मतलब क्या है कि गैस के जो कण होते हैं उनके मध्य जो टक्करें होंगी तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद कुल ऊर्जा का मान समान रहता है। तो गैसों के कणों के मध्य कैसी टक्करें पाई जाती हैं? प्रत्यास्थ। तो पूछ लें प्रत्यास्थ टक्कर का क्या मतलब है? तो कैसी टक्कर पाई जाएगी? प्रत्यास्थ टक्कर पाई जाती है। प्रत्यास्थ टक्कर यानी इसका मतलब क्या है कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद ऊर्जा का मान कैसा रहता है? समान रहता है। ठीक है। जैसे प्रत्यास्थता का गुण किसमें पाया जाता है? इलास्टिसिटी किसमें पाई जाती है? रबर के अंदर। रबर को आप खींचते हो, भारी बल लगाते हैं रबर तो उसकी आकृति बदल जाती है। जैसे आप छोड़ते हो तो क्या होता है? पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, यानी बल लगाया, चेंज हो गया, वापस मूल अवस्था के अंदर आ गया। तो यही होता है कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद ऊर्जा समान रहना प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। अब देखो नेक्स्ट,
कि गैस जो है उसके कणों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या पड़ता है? नगण्य पड़ता है। पता गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। किसने की थी? न्यूटन ने। क्या किया था? पढ़ते हैं कि अपन स्टोरी के अंदर कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था तो एक जो नारंगी या सेब जो नीचे गिरी, तो वो उसने देखा नीचे क्यों गिरी, यानी खोजी दिमाग था उसका। तो उसी से गुरुत्वाकर्षण की आपके खोज हुई। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी द्वारा बल किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। अब गैस के कणों का आकार क्या है? बहुत ही छोटा है। तो गैस के कणों का आकार बहुत छोटा होने के कारण इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य पड़ता। तो क्या लिखेंगे? गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य, यानी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखो, अगर हम गैस के कणों को यानी ताप दिया जाए यानी उनको गर्म किया जाए तो क्या होगा? उनको गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? उनको गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? ताप बढ़ाने पर आप पूरा लिख सकते हो, अपन शॉर्ट में बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, या गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हुए आपके किसके, कौन से सिद्धांत के। क्या प्रश्न आएगा? प्रश्न आएगा गैसों के अणुगति सिद्धांत के कोई 4 बिंदु बताइए। तो आप कोई भी 4 बिंदु को बता सकते हैं। नोट करो इसको। अब देखो, इस अणुगति सिद्धांत पर ही एक आपके समीकरण दी गई जिसे अपन कहते हैं अणुगतिक समीकरण। क्या कहते हैं उसे? अणुगतिक समीकरण। तो क्या है देखो अणुगतिक समीकरण। तो अगला पॉइंट हो गया आपके कौन सा? अणुगतिक समीकरण, जो कहां से ली गई है? इस अणुगति सिद्धांत से ली गई है। तो क्या है देखो अणुगतिक समीकरण, जिसे आदर्श गैस समीकरण में क्या पढ़ा था हमने? पीवी बराबर nRT। तो वहीं से लेके है कि आदर्श गैस के रूप में माना गया। तो क्या है समीकरण? देखो समीकरण है आपके पास में पीवी बराबर 1/3 mNu²। क्या फॉर्मूला है? पीवी बराबर 1/3 mNu²। अब देखो ध्यान से यहां, अब बताओ आप सबसे पहले क्या क्या है इसके अंदर। देखो एक तो आपके पास इसके अंदर क्या है? ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज दे रखी है बताओ, बोलो। यहां P बराबर क्या होता है? बोलो। गैस का दाब, प्रेशर है, गैस का प्रेशर है। V क्या है? गैस का आयतन, वॉल्यूम। V मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। और M क्या है? बोलो। गैस का M क्या होता है? मास, यानी अणुभार कह सकते हैं, मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। गैस का अणुभार, मोलिकुलर वेट, मोलर मास, ठीक है। और N क्या है? N क्या होता है? गैस के कणों की संख्या, गैस के अणुओं या कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम। और U क्या? देखो U है आपका वर्ग माध्य मूल। क्या है? वर्ग माध्य मूल। इसे हम कहते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर। क्या कहते हैं?
रूट मीन स्क्वायर। कैसे? अब इसको देखते हैं अपन u को। तो देखो u की वैल्यू कैसे आती है कि माना कि किसी गैस के कणों का वेग u1, u2, u3 कहाँ तक हो सकता है? un तक हो सकता है। आपने पढ़ा ना अपन वेग को कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल u और स्मॉल v से। स्मॉल u प्रारंभिक वेग को बताता है, यानी हम यहाँ पर वेग को u से दर्शा रहे हैं, स्मॉल u से। ठीक है, तो देखो क्या होता है, क्या लिखेंगे? माना कि किसी गैस के अणुओं का वेग क्रमशः क्या होता है? बोलो u1, u2, u3 कहाँ तक हो सकता है? un। n यानी कोई भी संख्या n हो तो। अब देखो, अब इससे अपन क्या बना रहे हैं? एक फॉर्मूला बनाएंगे अभी। तो क्या हो जाएगा? देखो अब हम क्या करें, तो जो आपके u की वैल्यू आती है, किसकी वैल्यू आती है? u की। आपके पास क्या है? वर्ग यानी स्क्वायर, मीन और रूट यानी मूल। अरे आप जड़ को क्या कहते हैं? रूट, मूल। तो इसको अपन अंडर रूट लेते हैं। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर RMS के रूप में। तो देखो इसकी जो वैल्यू आएगी, हम क्या करेंगे, आपके पास जो u है, क्या है? u। इस u की वैल्यू कैसे निकालेंगे? u की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये तो लिया अपन ने रूट रूट ले लिया। फिर वेग जैसे u1 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर, इस पर आगे चलता जाएगा, कहाँ से चलेगा? un का स्क्वायर। और नीचे कितने कण है? n। ये हो गया इसका मीन। मीन क्या होता है? माध्य। माध्य क्या होता? औसत। पढ़ा ना हमने? अरे माध्य का बहुलक ये सब पढ़ते हैं। तो माध्य का मतलब क्या है? आपके औसत। तो देखो औसत के रूप में कितने अणु हैं? राशियों की संख्या बड़ा राशियों का योग बड़ा राशियों की संख्या। तो अलग अलग वेग है, कितने कण है उसका भाग लगा दिया, और इसी से आपके u की वैल्यू ज्ञात होती है। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला कौन सा था? अणुगतिक समीकरण। ठीक है, अब देखो ये जो समीकरण है ये क्लासियस नाम के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। अगर मान लो कोई पूछ ले तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? मुख्यतः क्लासियस द्वारा। किसके द्वारा? क्लासियस द्वारा। क्लासियस वैज्ञानिक तो जहाँ उसने इस समीकरण को दिया। तो ये आपके अणुगतिक सिद्धांत हुआ, और अणुगतिक सिद्धांत के बाद में हमने अणुगतिक समीकरण को देखा। अब इसके अंदर एक बिंदु आता है आपके निस्सरण। क्या बिंदु है आपका? निस्सरण। देखो ये क्या है? देखो क्योंकि अपन अणुगतिक सिद्धांत के रूप में ही देख रहे हैं, तो एक बिंदु आता है आपके इसके अंदर। कौन सा बिंदु है आपका? निस्सरण। अब देखो ये निस्सरण क्या है? तो देखो ये अलग अलग शब्द हो, ध्यान रखना। अभी आपको बताता हूं। देखो एक शब्द तो आपने पढ़ा विसरण। क्या पढ़ा? विसरण। एक है निस्सरण, और एक अभी बाद में बताऊंगा आपको परासरण। क्या बताऊंगा? परासरण। क्या है सब? देखो तीनों अलग अलग है। देखो विसरण का तो मतलब होता है आपके फैलना। क्या होता है? फैलना। जैसे किसी गैस का अणुगतिक सिद्धांत है, किसी गैस का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाता है? आपका विसरण कहलाता। क्या कहलाता है? विसरण। ठीक है, जैसे अगरबत्ती है, आपने अगरबत्ती जैसे लगाई, अगरबत्ती का धुआं यहाँ ज़्यादा होगा पास में, तो उच्च सांद्रता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना यानी फैलने हुआ। तो यहाँ पर कोई बीच में झिल्ली कुछ नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? आपके विसरण। क्या कहलाती है? विसरण। ये साधारणतः ये होता है, जैसे आप परफ्यूम लगाकर जाते हो तो क्या होता है? आपने परफ्यूम लगाया तो आपके पास खुशबू क्या होगी? ज़्यादा होगी, और धीरे धीरे क्या होगी? फैल जाएगी। तो कोई अगर परफ्यूम लगाकर आया और आपको पता चला कि सुगंध आ रही है, वो कौन सी क्रिया है? विसरण क्रिया है। या आप कहीं से जा रहे हो और कहीं हलवा बन रहा है या कोई मिठाई बन रही है, आपको सुगंध आ रही है, तो कौन सी क्रिया है?
विसरण क्रिया है, क्योंकि जहाँ हलवा बन रहा है वहाँ उसकी गैस की क्या है, सांद्रता ज़्यादा है और बाहर फैल रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं, विसरण। समझ में आ गया, नहीं भूलोगे। अब देखो इसी से बनाया गया आपके निसरण। क्या बनाया गया है, निसरण। निसरण में क्या किया गया है, यहाँ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तरफ जाते हैं, जबकि इसमें उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाते हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे मान लो हम अगर कोई आपके जो साइकिल है उसकी ट्यूब है, जैसे ये पंचर होता है तो क्या होता है, उस टायर के अंदर जो गैस भरी हुई है वो उच्च दाब से क्या होती है, बाहर निकलती है एक सूक्ष्म छिद्र द्वारा, इसे हम निसरण कहते हैं। तो क्या कहेंगे, गैस का उच्च सांद्रता से या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सूक्ष्म छिद्र द्वारा जाना क्या कहलाता है, निसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, निसरण। और इसी से संबंधित एक परिभाषा और आती है परासरण। परासरण में क्या होता है, इसमें विलायक के अणु जाते हैं, यानी जल, द्रव जाता है, द्रव। जैसे जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता जाना, जैसे किशमिश है, किशमिश को अगर अपन पानी के अंदर रख दे तो क्या होगा, किशमिश फूल जाएगी। क्यों फूल गई, पानी जो था अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता तरफ जाता है। किशमिश के अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज़्यादा है ना, तो उसमें एक झिल्ली लगती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये टॉपिक जो अपने 12th के अंदर है या बायो के अंदर पढ़ सकते हो। अभी अपन विसरण और निसरण के बारे में पढ़ते हैं, और अभी निसरण के बारे में देखेंगे। विसरण यानी फैलना, गैस का गुण पड़ा, और निसरण का अंदर क्या हो गया, सूक्ष्म छिद्र द्वारा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाना। तो ये देखो, ये घटनाएं समान है। और एक बात का और ध्यान रखना कि जो नियम विसरण पर लगते हैं वही नियम निसरण पर लगेंगे। ठीक है, तो निसरण में क्या होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ एक सूक्ष्म छिद्र द्वारा जाना। तो क्या परिभाषा लिखेंगे, निसरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गैस का उच्च दाब से, हाई प्रेशर से, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सूक्ष्म छिद्र द्वारा जाना है, सूक्ष्म छिद्र द्वारा गमन ही निसरण कहलाता है। गमन ही निसरण कहलाता है। बताओ बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, निसरण का एग्जाम्पल बताओ। तो निसरण का एग्जाम्पल क्या बताया आपके, ट्यूब या टायर का पंचर होना। क्या हो गया, ट्यूब टायर का पंचर होना। जैसे ट्यूब का पंचर, टायर भी पंचर होता है, आजकल ट्यूबलेस टायर आने लग गए, तो टायर भी तो पंचर होते हैं ना, इसलिए ट्यूब भी होती है पंचर और टायर भी पंचर होते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया हुई आपके निसरण। ठीक है, और बताओ, और इसका उदाहरण क्या है, जैसे आप परफ्यूम लगाते हो तो क्या होता है, जैसे आप उसको दबाते हो परफ्यूम की बोतल को, जैसे प्रेस उसको दबाते हो तो क्या होता है, प्रेस जैसे करते हो एकदम उच्च दाब से अंदर जो भरी हुई आपके एसीटोन या इथर जो भी है वो तीव्र गति से क्या होगा, बाहर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो वही क्या कहलाता है, आपके उच्च दाब से निम्न दाब की और सूक्ष्म छिद्र द्वारा जाना क्या कहलाता है, निसरण कहलाता है। ठीक है, तो ये वही क्रिया आपके कौन सी, निसरण की। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।